हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लास आपके पास। तो एसबीटी द्वारा नए सिलेबस के तहत मैं आपको एक नए सब्जेक्ट को पढ़ाने जा रहा हूं। आज मैं उसका इंट्रोडक्शन क्लास दे रहा हूं, उसकी ओवरव्यू करूंगा सिलेबस का। तो यहाँ पर स्क्रीन पे आपको कुछ एक फिगर दिख रहा होगा। इस फिगर से रिलेटेड आप एनालिसिस कर रहे होंगे कि मैं किस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको कुछ पावर स्टेशन भी दिख रहा होगा, ट्रांसफार्मर दिख रहा होगा, ट्रांसमिशन लाइन्स दिख रहा होगा, सब स्टेशन दिख रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स दिख रहा होगा, कमर्शियल यूज, इंडस्ट्रियल यूज। यहाँ पर कुछ ऐसे एक लाइन डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो पिछले सेमेस्टर में हमने तो पावर स्टेशन से रिलेटेड मतलब जहां पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया था उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज इस सेमेस्टर में हम लोग किसके बारे में बात कर रहे होंगे, तो इसके बारे में आपको पता ही चल रहा होगा। इसके आगे के बारे में हम लोग को पढ़ना है। मतलब कि जब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर दिए तो अब आ रही बात यह उसको यूज करने का, उसको ट्रांसमिट करने का। मतलब कि हम लोग जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम है आपका इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिकल पावर को कैसे हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसके बारे में हम लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर समझा जाए तो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन भी एक पार्ट होता है हमारा पावर सिस्टम का ही। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पावर सिस्टम को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर उसको प्रोटेक्शन पॉइंट को अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग 4 पॉइंट को ऐड कर सकते हैं, पर अगर बेसिकली देखा जाए तो 3 पार्ट होता है हमारा: जनरेशन सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो हम लोग जनरेशन सिस्टम के बारे में तो पिछले सेमेस्टर में डिस्कस कर लिए थे। अब हम लोग बात करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जो हमारे सिलेबस में है और इसे हमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले 4 सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इसका ओवरव्यू क्लास देखेंगे कि सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है, क्या स्टेट बोर्ड ने नया जोड़ा है, क्या नए पाठ्यक्रम के तहत क्या क्या आपको नया पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। ये सब्जेक्ट जो है आपका कोर ब्रांच होता है, कोर सब्जेक्ट होता है, जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर देखा जाए आपको जॉब पर्पस के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए, ये हमारा सब्जेक्ट से 40 to 50% क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे पावर सिस्टम से ही आते हैं। तो जे हमने पिछले क्लास में क्या देखा था, पिछले सेमेस्टर में हमने जनरेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। इस सेमेस्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जो आपका कोर सब्जेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सब्जेक्ट को और उसमें हम लोग ओवरव्यू को समझते हैं क्या क्या सिलेबस में पढ़ना है और क्या स्टेट बोर्ड ने क्या जोड़ा है 2020 नए पाठ्यक्रम के तहत। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूनिट 1 में। तो यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है? बेसिक ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिक ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब हुआ? बेसिक ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या मकसद है, उसका उसका करने का क्या मतलब है, उसके एडवांटेज क्या, उसकी नेसेसिटी क्या है, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो बेसिस का मतलब तो यही होता है कि ट्रांसमिशन हमारा क्या होता है। पहले तो हम लोग जानेंगे कि ट्रांसमिशन सिस्टम कहते किसको है, फिर हम लोग जानेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते किसको है। कहीं कहीं देखा जाता है, बोला जाता है कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन एक ही पार्ट होता है, पर नहीं, हम ये कहेंगे कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हमारा 2 अलग अलग पार्ट होता है। ट्रांसमिशन सिस्टम में बेसिकली हम लोग सिर्फ ट्रांसमिट करते हैं पावर को एक जगह से दूसरे जगह, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम उसका यूज करना शुरू कर देते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम में कभी भी हम पावर को यूज नहीं करते, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कमर्शियल यूज, चाहे हमारा कमर्शियल यूज के लिए यूज हो या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हमारा जो होम पर्पस होता है उसके लिए यूज हो, कोई भी आपका डोमेस्टिक कस्टमर हो, चाहे हमारा इंडस्ट्रियल कस्टमर हो, चाहे हमारा छोटे छोटे पैमाने पर जो हमारे इंडस्ट्रियल यूज होते हैं वो कस्टमर हो, कोई भी कस्टमर जो है आपका यूज करना स्टार्ट कर देता है तो वो किससे लेता है इलेक्ट्रिसिटी? वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से लेता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ही हम लोग वोल्टेज को अपने नेसेसिटी के अकॉर्डिंग वोल्टेज को लेवल में लाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपना यूज करना शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जनरेशन सिस्टम में बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट जो करते हैं वो 11 केबी में करते हैं। अब 11 केबी में करेंगे तो उसी को अगर यूज करना स्टार्ट करें तो हमारा लॉसेस बहुत ज्यादा होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको वोल्टेज को स्टेप अप करके बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? कि हम लोग जानते हैं कि एसी सिस्टम में वोल्टेज और करंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट मेरा घट जाएगा, और करंट जैसे ही घटेगा हमारा लॉसेस जो है वो कम से कम होगा। क्योंकि हम लोग जो जानते हैं जो लॉस हो रहा है वो बेसिकली कौन सा लॉस हो रहा है? आई स्क्वायर आर लॉसेस हो रहा है। अगर करंट के वैल्यू को अगर हम लोग कम कर दें तो हमारा निश्चित है कि लॉस हमारा कम हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन में ये भी दिमाग में आ रहा होगा, सर हम आर को क्यों नहीं कम कर दें?
तो हम लोग ये जानते हैं कि ट्रांसमिशन सिस्टम जो होता है वो एक क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। मतलब कि ये डिस्टेंस जो है मेरा ज्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि R इज इक्वल टू जो होता है रो एल बाई ए होता है। लेंथ बढ़ेगा तो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगा तो आर की वैल्यू तो बढ़ जाएगी। तो हम लोग ट्रांसमिशन सिस्टम में तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर रहे हैं, मतलब कि हमारा लेंथ जो है वो कंडक्टर का वो बढ़ रहा है, और कंडक्टर का लेंथ बढ़ रहा है मतलब कि निश्चित है रेजिस्टेंस का लेंथ वैल्यू भी बढ़ रहा है। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी बढ़ रही है तो हम लोग इसको तो कांस्टेंट नहीं कर सकते, ठीक है, इसको हम लोग कम नहीं कर सकते। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस केस में करते हैं कि करंट के वैल्यू को कम करते हैं, और करंट के वैल्यू को कम करने का मतलब है वोल्टेज को हमको बढ़ाना। फर्स्ट इंपॉर्टेंट तो हमारा एडवांटेज यही है कि वोल्टेज को बढ़ाने से हमारा लॉसेस कम से कम होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉस भी हमारा एडवांटेज है कि वोल्टेज को बढ़ाते हैं ना तो हमारा वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर जो है वो हमारा कम हो जाता है। अब वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कैसे कम होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल्स चर्चा करेंगे जब हम लोग सिलेबस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर जब हमारा कम होता है तो निश्चित है कि वॉल्यूम कम करेगा तो हमारा जो कंडक्टर में हमारा कौन सा मेन इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होता है, कंडक्टर मेन इंपॉर्टेंट मटेरियल हमारा कॉपर होगा या एल्युमिनियम होगा, ठीक है, यही तो कंडक्टिंग मटेरियल हम लोग यूज करते हैं। तो कॉपर अगर हम लोग कंडक्टर का अगर वॉल्यूम कम होगा तो कंडक्टर का साइज भी कम होगा, कंडक्टर का साइज कम होगा तो कॉपर जो उसमें यूज हो रहा है वो भी कम से कम यूज होगा। अब वो कम से कम यूज होगा तो निश्चित है कि हमारा सिस्टम जो है इकोनॉमिकल होगा, क्योंकि भाई सस्ता हो जाएगा, कॉपर महंगा है वो सस्ता हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग, दो इंपॉर्टेंट मैंने आपको एडवांटेज बताया कि हाई वोल्टेज में ट्रांसमिशन करने का क्या मेन फंक्शन है, मेन मकसद क्या है हमारा, एक तो हमारा लॉसेस कम करना, दूसरा हमारा कंडक्टर का जो कॉस्ट है वो कम से कम हो जाता है। तो इस कंडीशंस में हम लोग बात करेंगे कि बेसिक्स ऑफ ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है। बेसिक ऑफ ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड अगर देखा जाए तो सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में समझते हैं। पहला है सिंगल लाइन डायग्राम विथ कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सप्लाई ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हम लोग पूरे सिस्टम को, जो हमारा पावर सिस्टम का जो पार्ट होता है जनरेशन सिस्टम से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक, उसको एक लाइन में मतलब सिंगल लाइन में पढ़ेंगे कि कैसे हमारा सिस्टम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मतलब कि इंड पॉइंट तक हमारा रन करता है। तो उसको हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम कहते हैं कि एक ही लाइन में हम लोग को ड्रॉ करके बताना है कि आपका सप्लाई सिस्टम से लेकर हमारा जो जनरेशन सिस्टम है वहां से लेकर आपका पूरा कंज्यूमर तक हमारा सप्लाई कैसे पहुंचता है, किस स्टेप में वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं, किस स्टेप में वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं, स्टेप अप करने वाले कंडीशंस को क्या कहते हैं, कैसा वोल्टेज के अकॉर्डिंग ट्रांसमिशन सिस्टम कैसे क्लासिफाइड किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे क्लासिफाइड किए गए, इन सभी बातों को हम लोग इस सिंगल लाइन डायग्राम्स के टर्म में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस का मतलब होता है कि ट्रांसमिशन सिस्टम को हम लोग किस बात में डिवाइड किए। जैसे हम लोग प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में जानते हैं, सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में जानते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसमिशन, फिर हम लोग उसी तरह बात करेंगे स्टैंडर्ड वोल्टेज लेवल यूज इन इंडिया। स्टैंडर्ड वोल्टेज लेवल यूज इन इंडिया का मतलब होता है कि इंडिया में हमारा स्टैंडर्ड वोल्टेज लेवल क्या है। जनरली अगर हम लोग बात करें तो 400 किलो वोल्ट जो होता है हमारा स्टैंडर्ड माना गया है ट्रांसमिशन सिस्टम्स के लिए कि हाई वोल्टेज में ट्रांसमिशन हम लोग 400 किलो वोल्ट तक करते हैं। बट कहीं कहीं हमारा इससे ज्यादा भी वोल्टेज ट्रांसमिट होता है जो हमारा 765 किलो वोल्ट तक होता है, पर वो अभी कभी कभी कहीं कहीं हमारा यूज होता है। तो 400 किलो वोल्ट तक पहुंचने के हम लोग किस किस कंडीशन से गुजरते हैं, क्या क्या हमारा फेनोमेना होता है, क्या हमारा 400 किलो वोल्ट सभी जगह है, इन सभी बातों को हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। फिर हम लोग ये जानेंगे कि 11 किलो वोल्ट में जब हम लोग जनरेट कर रहे हैं तो कैसे 400 किलो वोल्ट तक हम लोग उस लेवल को पहुंचा देते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख के हम लोग कैसे ट्रांसमिशन करते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इन सभी को हम लोग एनिमेटेड की तरह वीडियो क्लासेस के थ्रू हम लोग एक रनिंग जीआई फाइल के थ्रू हम लोग सभी को समझेंगे और जानेंगे कैसे हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम वर्क करता है। फिर बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस में बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वोल्टेज। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में बात करें तो बहुत से लेवल हमारे होते हैं, डिस्टेंस के लेवल के अकॉर्डिंग, फिर हमारा वोल्टेज लेवल के अकॉर्डिंग, सभी का अलग अलग कंडीशंस है। तो हम लोग बात करेंगे बेस्ड ऑफ टाइप ऑफ वोल्टेज की
वोल्टेज का जो लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग ट्रांसमिशन सिस्टम को कैसे क्लासिफाइड किया गया है। फिर हम लोग लेंथ एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाई वोल्टेज के बारे में जानेंगे कि लेंथ के अकॉर्डिंग कैसे हम लोग करते हैं, और भी अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम के, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। फिर हम लोग बातेंगे कि हाई वोल्टेज फॉर द पावर ट्रांसमिशन, हम लोग वही बात करेंगे क्लासिफिकेशंस के बारे में कि क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हमारा जो वोल्टेज लेवल होता है चाहे लेंथ के अकॉर्डिंग। अब हम लोग बात करें शॉर्ट टर्म में कि हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम अगर लेंथ की बात करें तो 3 लेवल में होता है हमारा, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो तीनों का अलग अलग किलोमीटर्स का हमारा लेवल है, डिस्टेंस है, हमारा अलग अलग लेंथ है, उसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। फिर हम लोग वोल्टेज लेवल की बात करें तो हमारा वोल्टेज लेवल के अकॉर्डिंग 33 किलो वोल्ट तक अलग होता है हमारा सिस्टम, फिर हमारा 132 तक अलग होता है हमारा। तो वोल्टेज के लेवल कैसे ट्रांसमिशन किया जाता है, कैसे उसको क्लासिफाइड किए गए, इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। ठीक है, लास्ट पढ़ेंगे इस टॉपिक में हम लोग, इस यूनिट में, कंपैरिजन ऑफ द ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, मेथड ऑफ द कंस्ट्रक्शन एसी एंड डीसी। हम लोग कंपैरिजन पढ़ेंगे कि दोनों के बीच में कंपैरिजन क्या होता है हमारा क्लासिफिकेशंस के कंपैरिजन में ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें हम लोग बात करेंगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एसी और डीसी ट्रांसमिशंस के बारे में हम लोग जानेंगे कि एसी ट्रांसमिशन सिस्टम कैसा होता है, डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम कैसा होता है, कैसे ये वर्क करता है, इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक में। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है फॉर द यूनिट नंबर 1 में, जो हमारा बेसिक्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक पार्ट हुआ। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 2 में, यूनिट नंबर 2 में हमें क्या पढ़ना है। यूनिट नंबर 2 में हमें पढ़ना है ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर एंड परफॉर्मेंस। ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर एंड परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर एंड परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि कौन कौन से पैरामीटर इस ट्रांसमिशन सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। जैसे पैरामीटर की बात करें तो रेजिस्टेंस होगा, हमारा इंडक्टेंस होगा, कैपेसिटेंस होगा। तो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर जो हमारा होता है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से, क्या इसमें बेनिफिट होता है, क्या इसके कारण से लॉसेस होते हैं, क्या हमारा इसमें ड्रॉबैक होता है, इन सभी के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे इस पर्टिकुलर सब यूनिट में। फिर इसके परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे कि परफॉर्मेंस हमारा कैसे काम करता है, कैसे इसकी इफिशियंसी निकालते हैं, क्या इसका रेगुलेशन होता है, वोल्टेज रेगुलेशन, इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूनिट नंबर 2 के इस पर्टिकुलर टॉपिक में लाइन पैरामीटर्स, कंसेप्ट ऑफ आरएलसी ऑफ द लाइन पैरामीटर एंड टाइप्स ऑफ लाइन, स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर एंड इट्स नेसेसिटी। तो पहले हम लोग बात करते हैं लाइन पैरामीटर के बारे में। लाइन पैरामीटर के बारे में हम लोग जाने तो जो भी हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो प्रत्येक ट्रांसमिशन लाइन का अपना अपना इफिशियंसी होगा, अपना अपना वोल्टेज रेगुलेशन होगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन और इफिशियंसी जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं, इसके बारे में हम लोग जब इसके टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो आरएलसी का जो हमारा मतलब होता है पैरामीटर का, कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, वहां पर इंडक्टेंस से क्या हमारे उसमें एडवांटेज होती है, क्या उसकी डिसएडवांटेज होती है। फिर एससी के बारे में, कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस से क्या इफेक्ट हमारा होता है। तो रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये 3 इंपॉर्टेंट जो पार्ट होते हैं इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे स्किन इफेक्ट के बारे में। स्किन इफेक्ट के बारे में अगर हम लोग समझें एक छोटे से एग्जांपल के बारे में, तो स्किन इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें कंडक्टर, जो हमारा कंडक्टर होता है उसमें करंट हमारा जो सेंटर से ना फ्लो होकर उसके पेरिफेरी से फ्लो करता है। मतलब क्या, पेरिफेरी का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कोई ये कंडक्टर है तो इस कंडक्टर के चारों तरफ से, मतलब कि जो बाहरी शेप होता है उससे हमारा करंट फ्लो करता है, पूरे कंडक्टर से फ्लो नहीं करता। उसी को कहते हैं हम लोग स्किन इफेक्ट। तो स्किन इफेक्ट कैसे काम करता है, कि किस कारण से होता है, या एसी में भी होता है कि डीसी में भी होता है, किस पर्टिकुलर वोल्टेज पे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे स्किन इफेक्ट में। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता है, मान लो कि ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर अगर आगे पीछे आमने सामने अगल बगल में है, तो इन दोनों का इसके कारण से इस पे क्या इफेक्ट होगा, इसके कारण से इस पे क्या इफेक्ट होगा, इसके वेसिनिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग
समझेंगे कि करंट का डायरेक्शन अगर सेम हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट का डायरेक्शन अगर अपोजिट हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। इन दोनों के इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में। फिर हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर। ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर का मतलब होता है कि ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है कंडक्टर के पोजीशन को चेंज करना। तो कंडक्टर का पोजीशन किस तरह से चेंज किया जाता है और क्यों चेंज किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा एक टावर है। कंडक्टर जब जा रहा है तो ये सीधा ना जाके कभी ये कुछ दिन के बाद कुछ डिस्टेंस के बाद जाके ये कभी यहां जाएगा, फिर बीच में जाएगा, फिर ये नीचे की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा फ्लो करता है। सेम उसी तरह ये हमारा ऐसे ऐसे ऐसे, ये इसकी पोजीशन जो होती है ना हमारी चेंज होती है। ठीक है, तो ये पोजीशन जो चेंज होता है, इस पोजीशन के चेंज होने से क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर के बारे में, और क्यों करते हैं इसके बारे में भी हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। तो ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर का मतलब यही होता है कि कंडक्टर के पोजीशंस को चेंज करना, और क्यों करते हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। फिर बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में परफॉर्मेंस ऑफ शॉर्ट लाइंस। परफॉर्मेंस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस का मतलब होता है उसकी परफॉर्मेंस कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि परफॉर्मेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को यह ध्यान में रखना पड़ता है उसकी इफिशियंसी क्या होगी और उसका वोल्टेज रेगुलेशंस क्या होगा। तो इफिशियंसी और वोल्टेज रेगुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, एंड इस डेरिवेशंस, इसका डेरिवेशंस भी हम लोग करेंगे। इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर, पावर फैक्टर का इफेक्ट जानेंगे, पावर फैक्टर का इफेक्ट क्या होता है। फिर हम लोग वोल्टेज वेक्टर डायग्राम्स के बारे में समझेंगे, वेक्टर डायग्राम क्या होता है फॉर द डिफरेंट पावर फैक्टर, कि पावर फैक्टर के बारे में हम लोग समझे तो पावर फैक्टर हमारा क्या होता है। पावर फैक्टर का मतलब होता है कि एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, जो भी हमारा कोसाइन एंगल होता है वोल्टेज करंट के बीच का, उसे हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं। या सिंपल लैंग्वेज में कि मैथमेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से R/Z हमारा पावर फैक्टर होता है। तो cos फाई जो हमारा होता है, वेक्टर डायग्राम्स के अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंट पावर फैक्टर के बारे में बात करेंगे, चाहे हमारा इन फेज का हो, चाहे लैगिंग पावर फैक्टर का हो या लीडिंग पावर फैक्टर का हो। तो सभी केस के बारे में समझेंगे कि पावर फैक्टर के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के अकॉर्डिंग हमारा क्या वैल्यू होता है। फिर इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे कि न्यूमेरिकल हमारा किस टाइप का आएगा। और एग्जाम पेपर से हमारा न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रांसमिशन सिस्टम से रिलेटेड शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस का न्यूमेरिकल कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट टर्म होता है आपका, वोल्टेज रेगुलेशन और एफिशिएंसी को निकालना, मेन ये होता है। फिर इसमें हम लोग सेंडिंग इन वोल्टेज, रिसीविंग इन वोल्टेज, सेंडिंग इन करंट, रिसीविंग इन करंट, सेंडिंग इन पावर फैक्टर, रिसीविंग इन पावर फैक्टर, इन सभी पॉइंट्स को हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करेंगे और इसका न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग परफॉर्मेंस ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइंस में। जैसे हम लोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस के परफॉर्मेंस को निकालें, सेम उसी तरह मीडियम ट्रांसमिशन लाइंस के हम लोग परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करेंगे, जिसमें दो इंपॉर्टेंट आपका मेथड होता है जो हम लोग टी मेथड और पाई मेथड के बारे में जानते हैं। टी मेथड के बारे में जानेंगे और नॉमिनल पाई मेथड के बारे में समझेंगे। फिर कंडेंसर इंड मेथड, हम लोग तीन मेथड हम लोग समझेंगे। इसमें दो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होता है, पहला नॉमिनल टी मेथड और नॉमिनल पाई मेथड। ये आपका क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं टी मेथड से और पाई मेथड से, पर बेसिकली तीन मेथड इसमें होता है आपका परफॉर्मेंस निकालने का फॉर द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में, जो आपका होता है नॉमिनल टी मेथड, नॉमिनल पाई मेथड और इंड कंडेंसर मेथड। फिर हम लोग बात करेंगे फेरांटी इफेक्ट के बारे में, कि जनरली क्या होता है कि फेरांटी इफेक्ट के बारे में हम लोग समझे एक शॉर्ट टाइम में, कि अगर कोई ट्रांसमिशन सिस्टम है अगर नो लोड पे काम कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि रिसीविंग इन वोल्टेज जो होता है वो सेंडिंग इन वोल्टेज से ज्यादा हो जाता है, पर ये पॉसिबल नहीं है, पर ये होता है इन द फॉर्म ऑफ नो लोड और लाइटली लोड कंडीशंस में। तो ये क्यों होता है, किस कारण से होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे फॉर द इस पर्टिकुलर टॉपिक में और इस पर्टिकुलर यूनिट में। ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 में जो हम लोग पढ़े थे इन सभी टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे, इन टॉपिक को हम लोग इसमें समझेंगे। फिर हम लोग बात करें यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के बारे में। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन का क्या मतलब होता है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि अगर वोल्टेज लेवल को हम लोग बहुत एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ा दें और उसके बाद उसको ट्रांसमिट करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या इसकी नेसेसिटी होगी, क्या इसकी एडवांटेज होगी, इसके बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी सिस्टम, जो हमारा होता है EHV मतलब कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन सिस्टम। इसके बारे में समझेंगे, इसकी नेसेसिटी के बारे में जानेंगे। हाई वोल्टेज सबस्टेशन कंपोनेंट्स सच एज ट्रांसफार्मर एंड अदर
स्विच गियर, इसके हाई वोल्टेज एफिशिएंसी के बारे में जानेंगे, हाई वोल्टेज का इक्विपमेंट का लेवल क्या होता है, और इसके बाद हम लोग इसके एडवांटेज के बारे में समझेंगे, फिर इसके सब स्टेशन कंपोनेंट के बारे में जानेंगे कि ट्रांसफार्मर का जो हमारा जो यूज होता है उसका कंपोनेंट्स का रिक्वायरमेंट कैसा होता है, क्या उसकी रेटिंग होती है, क्या जनरल सब स्टेशन से ये सब स्टेशन अलग होता है, इसके बारे में सभी चर्चा हम लोग करेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग इसके स्विच गियर्स के बारे में, एडवांटेज के बारे में, लिमिटेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द लाइन्स इन इंडिया, हमारा जो भी लिमिटेशंस है, हमारा एप्लीकेशंस है इंडिया में, कौन कौन से लाइन्स हमारा यूज किया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा यूनिट नंबर 3 का पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें हम लोग इसके बारे में समझेंगे। फिर हम लोग जानेंगे हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम के बारे में। अब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम में दो तरह का सिस्टम है हमारा, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर द एसी, मतलब एसी ट्रांसमिशन सिस्टम, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट करेंगे, जिसमें हम लोग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है, यहाँ पर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सिस्टम है, तो इसके बारे में हम लोग नेसेसिटी के बारे में समझेंगे, कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे, एडवांटेज के बारे में समझेंगे, लिमिटेशंस एप्लीकेशंस के बारे में समझेंगे, और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म लेआउट ऑफ द मोनोपोलर एंड बाइपोलर होमोपोलर ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में समझेंगे। मतलब मोनोपोलर क्या होता है, हाईपोलर क्या होता है, फिर हम लोग ये बात करेंगे बाइपोलर्स के बारे में, फिर हम लोग होमोपोलर के बारे में समझेंगे, फिर बढ़ेंगे फीचर ऑफ द EHV-AC एंड द HV-DC ट्रांसमिशन लाइन, मतलब कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी सिस्टम जो होता है अल्टरनेटिव करंट सिस्टम, उसके फीचर्स क्या होते हैं, और फिर हम लोग बात करेंगे हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सिस्टम का जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसका फीचर क्या क्या होता है। ये सभी पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपका यूनिट है फॉर द एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी सिस्टम, ये आपका नया जोड़ा गया है। ठीक है, प्रीवियस जो आपके सिलेबस थे उसमें हम लोग हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सिस्टम के बारे में कुछ ओवरव्यू सिर्फ पढ़ते थे, पर इस बार जो आपका नया सिलेबस लॉन्च किया है इसके बारे में डिटेल्स चर्चा किया है, जो नया आपको जोड़ा गया है फॉर द प्रीवियस सिलेबस से आपके इस सिलेबस में। हम लोग बात करेंगे फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम फीचर, टाइप ऑफ फैक्ट्स एंड कंट्रोलर्स, फीचर्स के बारे में समझेंगे, फिर आपका इसके फैक्ट्स के बारे में जानेंगे और इसके फीचर्स के बारे में समझेंगे। तो ये यूनिट जो है आपका एक नया यूनिट है फॉर द नया सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो इसमें जो आपको हाई वोल्टेज के बारे में पढ़ना था सिर्फ ओवरव्यू पढ़ना था फॉर द प्रीवियस सिलेबस है, प्रीवियस जो आपका सिलेबस था फॉर द स्टेट बोर्ड का। इस बार के 2020 सिलेबस के अकॉर्डिंग नया आपका ये टॉपिक जोड़ा गया है, जिसमें आपको यूनिट नंबर 3 जो है ये आपका पूरी तरह से नया है फॉर द ओल्ड सिलेबस से। फिर आपका है न्यू फ्रेंड्स ऑफ द फैक्ट्स वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। अब एक नया टॉपिक भी आपको जोड़ा गया है वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम्स के बारे में, कि वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कुछ नए नए ट्रेंड्स आपके नए टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आपके जोड़े गए हैं फॉर द नए सिलेबस में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले समय में आजकल इसी पे काम हो रहा है, हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पे कि कैसे इस पे वर्क होता है, और इससे क्वेश्चन जो है आपके बहुत भी इंपॉर्टेंट होंगे फॉर द एसबीटी पैटर्न्स के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस है उसके लिए, और आने वाले जो आपके गवर्नमेंट चेकिंग एग्जामिनेशन होंगे फॉर द ट्रांसमिशन सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे, इससे काफी क्वेश्चंस आपको क्रिएट होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा फॉर द इस सिलेबस के लिए। फिर हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 4 में, जिसमें हम लोग एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में समझेंगे कि एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा कैसे होता है और कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जानेंगे हम लोग एसी डिस्ट्रीब्यूशन, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पहले हम लोग जानेंगे एसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, फिर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, इसके बारे में समझेंगे। फिर हम लोग इसके कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, क्लासिफिकेशंस के बारे में जानेंगे, रिक्वायरमेंट ऑफ द आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब कि जो भी आपका आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से रिक्वायरमेंट होते हैं। आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या मतलब होता है कि लॉसेस हमारा कम से कम हो और हमारा जो इनपुट है वो हमारा आउटपुट के बराबर हो, मतलब लॉसेस कम से कम हो, उसके लिए कौन कौन सा रिक्वायरमेंट्स हमारा जरूरी होगा, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में जानेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, इसके बारे में डिटेल चर्चा हम लोग करेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग फीडर एंड डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में। फीडर एंड डिस्ट्रीब्यूटर का क्या मतलब होता है, फीडर का मतलब होता है कि जो भी हमारा इनकमिंग लाइंस ऑफ सोर्स है, और डिस्ट्रीब्यूटर का क्या मतलब होता है जो हमारा आउटगोइंग लाइंस ऑफ सोर्सेस है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझे तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स चर्चा करेंगे कि फीडर क्या होता है एक्चुअल में और डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है।
फिर हम लोग इसके फैक्टर्स के बारे में जानेंगे कि कैसे हम लोग किस पर्टिकुलर पॉइंट से फीडर को डिजाइन करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर का डिजाइन करते हैं, क्योंकि डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस फेनोमेना का, किस पर्टिकुलर फैक्टर के अकॉर्डिंग हम लोग कौन कौन सा फीडर यूज कर सकते हैं। वोल्टेज लेवल होना चाहिए कि करंट लेवल होना चाहिए कि हमारा फ्रीक्वेंसी लेवल होना चाहिए, क्या लेवल, किस पर्टिकुलर फैक्टर को लेकर हम लोग इसको डिजाइन करते हैं और इसका इनकमिंग एंड आउटगोइंग सोर्सेज जो हमारा फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको डिसाइड करते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स का मतलब होता है किस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत से हमारे लेआउट होते हैं, बहुत से डिजाइन होते हैं, जिसमें हम लोग रेडियल सिस्टम, रिंगमैन सिस्टम, इंटरकनेक्टेड सिस्टम, इन सभी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो इसमें पढ़ना भी है आपको टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कीम में आपका रेडियल सिस्टम के बारे में, रिंग सिस्टम के बारे में, ग्रिड सिस्टम के बारे में एंड लेआउट के बारे में, इसके लेआउट्स कैसा होता है, कैसा इसका डिजाइन होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसका एडवांटेज समझेंगे, इसका डिसएडवांटेज समझेंगे और इसके एप्लीकेशंस को डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर दिस यूनिट्स के लिए। फिर पढ़ेंगे वोल्टेज ड्रॉप सेंडिंग एंड इंड एंड रिसीविंग इंड वोल्टेज पे, मतलब वोल्टेज लेवल जो हमारा इंड हो रहा है उसका लेवल जो है वोल्टेज ड्रॉप वो किस लेवल में हो रहा है सेंडिंग इन के साथ और रिसीविंग के बाद, इस हम लोग इसमें डिटेल चर्चा हम लोग करेंगे। फिर इससे रिलेटेड हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे कि न्यूमेरिकल किस तरह के आते हैं और कैसा हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये यूनिट है। इसमें भी आपको कुछ कुछ टॉपिक्स आपको नए जोड़े गए हैं फॉर द नए सिलेबस में, ठीक है। प्रीवियस सिलेबस में इससे बहुत कम आपको पढ़ना था, पर अब के नए सिलेबस में कुछ विस्तार किया गया, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने को दिया गया जो आपके इन फ्यूचर के लिए काफी अच्छा है। और आने वाले जो हमारा सिस्टम जो डेवलप हो रहा है और नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, उन सभी को टेक्नोलॉजी को लेते हुए नया सिलेबस को डिजाइन किया गया है जो काफी अच्छा है फॉर द फ्यूचर्स के लिए, ठीक है। आपके पर्टिकुलर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं इससे रिलेटेड आपके टॉपिक्स काफी आते हैं और इस सब्जेक्ट में तो मैं भी आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जो भी आपका सब्जेक्ट है यूनिट बाय यूनिट आपको डिफरेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको एसएससी लेवल्स, फिर आपको स्टेट बोर्ड से रिलेटेड आपके सभी डाउट्स को क्लियर भी करूंगा और सभी क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव टाइप में जो जो क्वेश्चन आते हैं इन फ्यूचर में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आए हैं उन सभी को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट बाय यूनिट में आपको कराऊंगा इन द एंड ऑफ द यूनिट में। जैसे कि यूनिट नंबर 2 मेरा खत्म हुआ तो यूनिट नंबर 2 में जो जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उन सभी को मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। जिससे आपका ये स्टेट बोर्ड का जो तैयारी है वो भी होगा और साथ में साथ आपका जो फ्यूचर में जो आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो आप तैयारी करेंगे उसके भी आपकी तैयारी होती जाएगी। तो जो भी आपका लेवल है वो डेवलप होगा और आपका जो भी डाउट है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो सभी आपका मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। फिर मैं आपको बात करूंगा हूं यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि कौन सिंपल कि जो भी हमारा मटेरियल्स यूज हो रहे हैं कौन कौन से हम लोग कंपोनेंट यूज कर रहे हैं उसके ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में, जैसे टावर, इंसुलेटर। फिर हम लोग बात करते हैं कंडक्टर के बारे में, सभी कुछ जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उन सभी के बारे में हम लोग इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले ओवरहेड कंडक्टर जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज और उसके मटेरियल्स के बारे में समझेंगे कि कौन सा मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, कंडक्टर का जो साइज होना चाहिए कैसा होना चाहिए, कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, कनेक्टिविटी क्या होनी चाहिए, उसका कॉस्ट क्या होना चाहिए, इन सभी पर्टिकुलर बात को ध्यान में रखते हुए इसका हम लोग पढ़ेंगे। इसमें टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे कॉपर्स के बारे में, एल्युमिनियम के बारे में, ACSR कंडक्टर जो हमारा होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। ACSR का क्या मतलब होता है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ये हमारा ACSR कंडक्टर होता है। फिर सॉलिड, स्ट्रैंडेड और बंडल कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि सॉलिड कंडक्टर क्या होता है, स्ट्रेन कंडक्टर क्या होता है, बंडल कंडक्टर क्या होता है। बंडल कंडक्टर का मतलब क्या होता है कि चार कंडक्टर को हम लोग आपस में जोड़ देते हैं, उसी को हम लोग बंडल कंडक्टर के नाम से जानते हैं। फिर हम लोग कंडक्टर एंड इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे, ट्रेड नेम्स के बन जानेंगे, इसका ट्रेड नेम क्या होता है। लाइन सपोर्ट के बारे में जानेंगे, लाइन सपोर्ट का मतलब होता है जो भी हम लोग टावर्स वगैरह यूज करते हैं, फिर हम लोग इंसुलेटर यूज करते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग समझेंगे। फिर इसके रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ लाइन स्ट्रक्चर एंड देयर स्पेसिफिकेशन एंड मेथड ऑफ रिएक्शन, इन सभी पार्ट को हम लोग डिटेल्स में समझेंगे इस यूनिट में। फिर हम लोग लाइन्स इंसुलेटर के बारे में जानेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स के बारे में समझेंगे, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स के बारे में जानेंगे कौन सा मटेरियल्स हम लोग इसमें यूज करते हैं, टाइप्स ऑफ इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे, देयर एप्लीकेशंस,
कॉजेज ऑफ इंसुलेटर ऑन द फेलर, इंसुलेटर का जो फेलर होता है उसका क्या क्या सा कॉजेज होता है, फेल होने का मतलब क्या होता है, खराब हो गया, तो कौन सा कॉज है उसका खराब होने का, इसके बारे में समझेंगे। फिर डेरिवेशंस पढ़ेंगे फॉर द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रिंग इफिशिएंसी। अब स्ट्रिंग इफिशिएंसी क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, इसका न्यूमेरिकल्स है, इसका अब हम लोग न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे, इसके डेरिवेशंस को भी समझेंगे कैसे इसका हम लोग निकालते हैं। फिर मैं स्ट्रिंग एफिशिएंसी 3 सस्पेंशन इंसुलेटर, जो सस्पेंशन इंसुलेटर, पहले तो इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे, इंसुलेटर क्या होता है, कितने तरह के इंसुलेटर यूज करते हैं। इसमें हमारा सस्पेंशन इंसुलेटर जो होता है वो ट्रांसमिशन सिस्टम में यूज किया जाता है, तो इसमें हम लोग स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में समझेंगे। फिर मेथड ऑफ द सोफिम स्ट्रिंग एफिशिएंसी के बारे में, प्रूविंग द स्ट्रिंग एफिशिएंसी के बारे में डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। तो बेसिकली ये जो यूनिट है आपका थ्योरी से रिलेटेड है, कुछ हमारा जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी है ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल डेरिवेशन टाइप आएगा, पर इससे क्वेश्चंस भी काफी आपके आते हैं। स्ट्रिंग एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है। फिर हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सैग एंड स्पेसिंग, सैग के बारे में जानेंगे। सैग का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि दो टावर हैं, आप लोग देखे होंगे जो वायर होता है दो टावर के बीच का जो कनेक्टर होता है वो हल्का झुका हुआ रहता है, ठीक है, वो कभी भी हमारा पूरा सीधा नहीं रहता, ठीक है, तो ये सीधा थोड़ा झुका रहता है, इसी को हम लोग सैग कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग सैग। तो ये सैग क्यों होता है, किस लेवल पे हमारा सैग होता है, इक्वल पोल पे हमारा सैग तो हमारा मिड पॉइंट पे बनेगा, बीच में हमारा झुका रहेगा, पर अनइक्वल पोल पे हमारा सैग जो होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। फिर आप लोग कभी देंगे हिली एरियाज में जहां पर बर्फ वगैरह गिरता है, वहां पर सैग होने के कारण से इस पे बर्फ वगैरह भी जम जाता है, ठीक है, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब सभी के बारे में जानेंगे, सैग क्या होता है, टेंशन क्या होता है। तो सैग और टेंशन के बारे में हम समझे, सैग इज इक्वल टू 1/टेंशन टी, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है हमारा टेंशन का, अगर टेंशन बढ़ेगा तो सैग घटेगा, सैग बढ़ेगा तो टेंशन हमारा घटेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सैग और टेंशन के बारे में समझें, किस लेवल तक हमारा जो तार जैसे झुका रहता है ना, वो भी उसका कुछ हाइट है कि हमारे ग्राउंड लेवल से कितना तक होना चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा हम लोग नहीं झुका सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा वो वर्क करता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे फिर हम बात करेंगे कोरोना, कोरोना फॉर्मेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना। अब हम लोग पढ़ेंगे कोरोना के बारे में, कोरोना हमारा क्या होता है। तो कोरोना के बारे में समझेंगे, जैसे कि आप लोग ट्रांसमिशन सिस्टम में देखे होंगे कि कोरोना से क्या होता है, हमिंग नॉइस आता है, करके इस तरह से आवाज आती है, तो आवाज जो आती है कोरोना में, ठीक है, तो उस कोरोना के बारे में समझेंगे, कोरोना हमारा क्यों होता है, कोरोना फॉर्मेशन, कोरोना फॉर्मेशन होने का क्या रीजन है, इसके एडवांटेज के बारे में समझेंगे, इसके डिसएडवांटेज के बारे में समझेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में कोरोना समझेंगे। तो कोरोना के बारे में जनरली क्या होता है, हिसिंग नॉइस हमारा क्रिएट होता है और वायलेट ग्लो अपीयर होता है, तो इसके बारे में कोरोना के बारे में डिटेल समझेंगे। कोरोना जस्ट लाइक ये बीमारी के बारे में मत समझिएगा कि जो हमारा अभी बीमारी चल रहा है कोरोना वो नहीं है, ये हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम में एक कोरोना होता है, कोरोना लॉस जिसको कहते हैं, ठीक है, ये ट्रांसमिशन सिस्टम में हाई वोल्टेज में होता है, लो वोल्टेज में हमारा ये कोरोना लॉस नहीं होता। तो जनरली जो हमारा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम में किया जाता है तो उसमें कोरोना लॉस होता है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में और इसके बारे में समझेंगे कि कोरोना क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस काफी हमारे आते हैं। फिर लास्ट हम पढ़ेंगे इस यूनिट में अंडरग्राउंड केबल के बारे में, कि अंडरग्राउंड केबल आजकल जितने जगह हम लोग देख रहे हैं कि ओवरहेड सिस्टम्स को हम लोग अब रिड्यूस करते हुए अंडरग्राउंड सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अंडरग्राउंड सिस्टम्स में जो वायर हम लोग केबल्स वगैरह यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अंडरग्राउंड केबल का रिक्वायरमेंट क्यों हुआ, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन के बारे में समझेंगे कि अंडरग्राउंड केबल कैसे हमारा कंस्ट्रक्शन किया जाता है, कंपैरिजन विद द ओवरहेड लाइन केबल, इसके साथ तो अंडरग्राउंड केबल्स के का हम लोग कंपैरिजन करेंगे ओवरहेड सिस्टम के साथ कि अंडरग्राउंड केबल इंपॉर्टेंट है या हमारा ओवरहेड सिस्टम हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका कंपैरिजन करेंगे। फिर केबल लेइंग के बारे में पढ़ेंगे, केबल लेइंग का मतलब होता है केबल को बिछाना, ये कैसे हम लोग बिछाते हैं तो उसका भी मेथड होता है केबल को लेइंग करने का, तो उसके बारे में डिटेल चर्चा हम लोग करेंगे। फिर हम लोग केबल ज्वाइंटिंग के बारे में समझेंगे, केबल को ज्वाइंट हम लोग कैसे करते हैं, तो केबल ज्वाइंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट एक नया टॉपिक आपको जोड़ा गया है इस पर्टिकुलर यूनिट में, इसमें हम लोग डिटेल चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 5 में, कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। फिर हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर
6 के बारे में। तो यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ना है जनरली सब स्टेशंस के रिलेटेड हमारे कुछ टॉपिक्स को पढ़ने, जो सब स्टेशन से रिलेटेड टॉपिक होता है। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशंस के बारे में पढ़ना है कि डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन हमारा कैसा होता है, कैसे इसको हम लोग समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडोर एंड आउटडोर सब स्टेशन के बारे में समझेंगे कि दो तरह का सब स्टेशन होता है, इंडोर और आउटडोर। इंडोर के बारे में समझे तो इंडोर वैसा सब स्टेशन जो हमारा जनरली एक रूम के अंदर में होता है, और आउटडोर जो हमारा होता है कि ओपन स्पेस में होता है। तो जनरली इंडोर और आउटडोर सब स्टेशन के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, जिसका लेवल हमारा 33/11 किलो वोल्ट और 11 kV टू 440 वोल्ट के बारे में हम लोग समझेंगे। फिर फंक्शन ऑफ देयर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, इसका फंक्शन कौन कौन सा होता है कंपोनेंट का। साइट सिलेक्शंस पढ़ेंगे कि कैसे इसका साइट सिलेक्शंस किया आता है। एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन का एडवांटेज क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। डिसएडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन के बारे में समझेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन का सबस्टेशन का डिसएडवांटेज क्या होता है, और इसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक्स है आपको यूनिट नंबर 6 में पढ़ने, ठीक है। तो ये आपका जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द यूनिट नंबर 6 में, जो हमारे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिया गया, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस जो आपको पढ़ना है फॉर द नए पाठ्यक्रम की तरफ, जो हम नया नया सिलेबस जो आपका लॉन्च किया गया है 2020 में एसबीटी के द्वारा, ठीक है। तो ये जो सिलेबस जो किया गया है इसके बारे में मैंने आपको ओवरव्यू पढ़ाया, ओवरव्यू बताया कि क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि हम लोग कैसे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम लोग स्टार्टिंग में यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे उसको आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसे जैसे यूनिट हमारा कवर होगा उससे रिलेटेड हम लोग उससे टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग भी, और आपका आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी आपको बताया जाएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर द स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग, और आपके इन फ्यूचर में जो एसएससी लेवल का एग्जाम होता है जेई का, उसके बारे में भी डिटेल चर्चा करेंगे। कि एसएससी जो आपका एग्जाम है वो प्री भी लेता है और मेंस भी लेता है। पीटी में हम लोग ऑब्जेक्टिव सेटेड क्वेश्चंस को करते हैं और मेंस में हम लोग सब्जेक्टिव एग्जाम्स करते हैं। तो जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, जो जो क्वेश्चंस जैसे एसएससी में आ सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग इसमें समझेंगे। मतलब आपको एक ही साथ दोनों चीज की तैयारी कराई जा रही है और दोनों को साथ साथ हम इसमें पढ़ते जाएंगे। आप लोगों को बस पढ़ना है और समय से आपको इसका नोट्स भी तैयार करते चलना है। सभी कुछ आपको टाइम टू टाइम मिलता जाएगा और सिलेबस भी आपका टाइम टू टाइम आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको इंट्रोडक्शन क्लास समझ में आ गया होगा, और जो आपके डाउट्स होंगे वो सभी को क्लियर कर हो गया होंगे कैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग मिलेंगे तो यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, और यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड हम लोग उसके टॉपिक्स को स्टार्टिंग से कवर करते चलेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको समझेंगे, और पूरी एनिमेटेड वीडियोस आपको दिखाई जाएगी। उसका जीआई फाइल्स के अकॉर्डिंग हम लोग रनिंग पिक्चर के अकॉर्डिंग समझेंगे कि कैसे करंट फ्लो करता है, क्या करता है, इन सभी को हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और यूनिट नंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।